OLE, the utopian world of online education. हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे दोनों के फेवरेट चैनल OLE पे, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, लेकिन सुन रहे होंगे आसपास खबरों में एक चर्चा जो कि चल रही है 35 एकड़ की एक जमीन के लिए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि वो क्या है 35 एकड़ की जमीन का विवाद, जिसकी वजह से चल रहा है पूरी दुनिया भर में घमासान, और खासकर उसमें इन्वॉल्व हैं आपके दो देश। एक है इजराइल जो कि है पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, और दूसरा है फिलिस्तीन जिसके पास अपना कोई कैपिटल भी नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो केवल नाम के एक प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे दो देशों के बीच में युद्ध जो चल रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में धर्म के नाम पे भी बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि वो 35 एकड़ की जमीन का विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ और क्यों हुआ, और क्या हो रहा है अभी, और क्या कर रहे हैं बाकी देश इसमें सपोर्ट या फिर कर रहे हैं इसका विरोध। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आज की जो हमारी जो पूरी एनालिसिस होगी वो इसी पे होगी। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो विवाद चल रहा है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है। तो इजराइल के अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, और अगर बात करें आपके प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीन की तो वो है महमूद अब्बास। लेकिन इनके हाथ में कुछ भी अब है नहीं, इनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल है नहीं, क्योंकि आपने नाम सुना होगा इन विवादों के दौरान हमास का। तो क्या है हमास, क्या है अलास्का मस्जिद, क्या है जेरूसलम का विवाद, और क्या है गाजा स्ट्रिप, सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे सेशन। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम पूरी पृथ्वी पे बात करें तो ये विवाद एक्चुअली चल कहाँ रहा है। तो ये विवाद चल रहा है आपके एशिया और अफ्रीका के बॉर्डर के पास, और मेडिटेरियन जो सी है वहां पे आपने देखा होगा इजिप्ट, यहाँ पे लगती है इजिप्ट, जो कि आखिर अच्छा एक चीज आपने नोटिस की है, ये क्षेत्र काफी विवादित चल रहा है। अभी सुएज कैनाल की वजह से था, और अब इजराइल और साथ ही साथ फिलिस्तीन की वजह से। तो यहाँ पे तो मैं आपको ओवरऑल मेरा बताने का मकसद था कि आप देख सकें कि पृथ्वी पे विवाद चल कहाँ रहा है। अब आते हैं अपने असली जो मेन हमारा मुद्दा है वो ये है, क्या है, क्योंकि इजराइल पता है आपको, इजराइल में कौन से लोग रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। कौन रहते हैं? यहूदी, जिनकी संख्या पूरे विश्व भर में बहुत ही कम है। अगर टोटल बात की जाए तो लगभग 1 करोड़। कितनी है? लगभग 1 करोड़, यानी केवल 1 करोड़ है, और वो भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे ऐसे लोग जो कि ज्यूज हों और इजराइल के बाहर हों, यानी कि इजराइल में ना हो। तो इजराइल के ऊपर हमेशा से एक खतरा मंडराता रहा है कि अगर उनकी इस लैंड को लिया गया तो समझ लीजिए कि उनका अस्तित्व खत्म, यानी कोई जानने वाला भी नहीं बचेगा आगे कि यहूदी थे कौन और ज्यूज थे कौन। तो ये इनके अस्तित्व की बात हो जाती है, और ये अस्तित्व आज से ये विवाद नहीं चल रहा है, ये विवाद चल रहा है आपके 1947 से, जब हमारे यहाँ पार्टीशन हो रहा था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में। तो साथ ही साथ यहाँ पे भी इजराइल को बसाए जाने की बात कही जा रही थी, यानी कि उन पूरे ज्यूज की संख्या की। इजराइल वास्तव में तो था ही नहीं, इजराइल एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि एरिया तो यही था, और उसमें लाके बसाया गया था ज्यूज को, ठीक है, जो कि इजराइल नाम से ही फेमस हो गया, और बाद में ज्यूज के ही नाम से इजराइल और इजराइल के नाम से ज्यूज, यानी दोनों इक्वल ही आप मानिए, ठीक है। तो इसमें यूएनओ का बहुत बड़ा रोल था। किसका? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था, और इसमें अगर बात करें तो पूरी दुनिया भर में आपको कई सारे ऐसे सीमा विवाद जितने भी दिखाई देते हैं, जैसे हमारे यहाँ है पीओके को लेकर, हम लोग कितनी फिल्में बन चुकी हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसे डायलॉग्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि राज किसी और ने किया,
यानी आप गुलाम रहे किसी और देश के, और जब जब वो बंटवारा करके गए तो कुछ न कुछ विवादित स्थल तो छोड़ ही गए। तो इसमें विवाद जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो क्षेत्र आपका दिखता है, एक तरफ से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इजिप्ट और दूसरी तरफ दिख रहा होगा जॉर्डन, इसके बीच में ये जो आपको थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिखता है, बिल्कुल ट्रायंगुलर नहीं है लेकिन हाँ फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ पे लाया गया, इजराइलों को बसाया गया, इजराइल के लोगों को यानी कि ज्यूज को बसाया गया। लेकिन यहाँ बेसिकली रहते कौन थे? पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीन्स यानी कि फिलिस्तीनी लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन इजराइल को दिया गया यहाँ पे बसा। अब आप जितना यहाँ पे हिस्सा देख रहे हैं डार्क येलोइश वाला, वो सब इजराइल के पास में है, लेकिन ये ओरिजिनली दिया नहीं गया था। ये इजराइल ने अपनी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बलबूते इतना कर ले गए, ठीक है। लेकिन फिलिस्तीन को इससे नुकसान हुआ, क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन बट गया दो पार्ट्स में। एक पार्ट आप देखेंगे इस साइड आपको दिख रहा होगा हल्का सा स्किन कलर में, है ना, और दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा ये, है ना। तो यानी कि दोनों तरफ बटते बटते बचा है फिलिस्तीन इतना सा। अभी आपको एक मैप दिखाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखिएगा ये विवाद जो चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि फ्राइडे की जो अलविदा की जो नमाज होती है, अलविदा की नमाज कब होती है? जब रमजान के महीने में आखिरी फ्राइडे पड़ता है, उसी दिन से ये विवाद स्टार्ट हुआ है। वैसे ये विवाद की स्टार्टिंग जानबूझ के नहीं की गई है, लेकिन हाँ एक उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होगा और लोगों ने वही किया। आपने न्यूज में सुनी होगी एक मस्जिद का भी नाम, अल-अक्सा मस्जिद, तो वो है ये मस्जिद। क्यों विवाद हो रहा है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है अभी देखते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने किया क्या? यूनाइटेड नेशंस ने किया ये, जब अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा 100% पूरा का पूरा इजराइल किसके पास था? फिलिस्तीन के पास। कब की ये घटना है? जब फिलिस्तीन ओरिजिनली रहा होगा तब की बात है। लेकिन जब 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने बसाया किसको? इजराइल को, तो 44% हिस्सा किसके पास था? फिलिस्तीन के पास था। यानी कि जितना ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो किसको दिया गया? आपको पता है यूएनओ ने हमेशा से इजराइल को सपोर्ट किया, ना कि पैलेस्टीन को। अच्छा, अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करते तो क्या कम हिस्सा पैलेस्टीन को देते? नहीं ना, ज्यादा हिस्सा फिलिस्तीन को देते, क्योंकि वो तो पहले से थे। बट इन्होंने दिया किसको ज्यादा? इजराइल को। फिर इजराइल को पता था कि उनके अस्तित्व पे खतरा है, और आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? सब अरब कंट्रीज। अगर मैंने फिलिस्तीन को कुछ भी किया या कुछ भी होता है तो ये सब मिल के आएंगे और क्या करेंगे? इस चीज में इजराइल को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल में जितने भी ज्यूज थे वो सब हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। और बात की जाए अगर टेक्नोलॉजी की, तो इजराइल ने यही सोच रखते हुए अपने आप को लगातार 1947 से काफी अपडेट किया टेक्नोलॉजी में, इन्वेंशंस पे इन्वेंशंस, बहुत सारे इन्वेंशंस किए। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे इजराइल का कब्जा फिलिस्तीन पे बढ़ने लगा, तब आई बात 1967 की, और 1967 में 6 दिन तक वॉर चला। क्या चला था? वॉर, जिसमें पूरी जितने अरब के आसपास की कंट्रीज हैं सब मिलके फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इजराइल ने इन मात्र 20 इयर्स में, यानी 1947 से लेके 1967 के दौरान अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि इस 6 दिन के वॉर के अंदर ही अंदर सारी की सारी अरब कंट्रीज को हरा दिया। किसने? इजराइल ने। और इसी के बहाने अभी आप देखिए फिलिस्तीन कितना बड़ा था, पूरा 100%। फिर कितना रह गया? 44%। फिर 1967 में युद्ध के दौरान इसकी हालत क्या हो गई? ये बचा केवल 22%। और बाद में इजराइल को ये भी आभास हो गया, ये पता चल गया, रियलाइज हो गया कि अगर हम जितनी बार इनको उकसाएंगे उतनी बार ये हम पे हमला करेंगे, और हमारे लिए बेनिफिट की बात है, बेनिफिशियल होगा कि हम कुछ ना कुछ हिस्सा अपने अंदर करते रहेंगे। और इजराइल ने कई बार यही काम किया, यानी कि इनको जानबूझ के उकसाते थे। और इनको यूएनओ ने थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनके जो कहते हैं कि हाथ पैर भी काट दिए थे यूएनओ ने, क्योंकि फिलिस्तीन को एक पूरा स्पेशली बोला गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आपकी अपनी कोई आर्मी नहीं होगी, आपका अपना ना वायुसेना, ना थल सेना, ना जल सेना,
ना ही कोई मिलिट्री होगी, यानी कुछ भी, ना कोई वेपन्स आप रख सकते हैं, है ना, जैसे कि परमाणु वेपन या न्यूक्लियर या कुछ भी ऐसे आप नहीं रख सकते हैं। और इजराइल के लिए फायदे की बात थी, और इनको पता था इनके पास कुछ है नहीं, ये कुछ तो कर पाएंगे नहीं, बस क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये पत्थर चलाएं। ये बिल्कुल सभी को पता है कि फिलिस्तीन में सिर्फ पत्थरबाजी होती है, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो साइड है ये थोड़ा सा अपने आप को अगर कहा जाए आर्मामेंट में, तो इसने डेवलप किया, वो भी खुद नहीं डेवलप किया है, डेवलप करवाया गया है इसको। अब कैसे डेवलप कराया गया वो हम बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी पहले देखिए इजराइल की क्या है। उसने बार बार युद्ध किया और बार बार थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लेता रहा। अब यहाँ पे देखिए पहले ये पूरा था, क्या था ये पूरा, कहीं पे भी बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ गैप, बीच बीच में गैप, यानी कि जितना गैप्स आपको दिख रहे हैं सब इजरायली का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे सोचिए किसी का रहना क्या पॉसिबल है, थोड़ी दूर चल रहे हैं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या समझ लीजिए 10 कदम, और 10 कदम चलने के बाद कह रहे हैं कि मैं इजराइल में हूँ या फिर फिलिस्तीन में हूँ, पता नहीं फिलिस्तीन में हूँ कि इजराइल में हूँ, कुछ पता भी नहीं चलता होगा इन लोगों को, है ना। यानी कि पूरी तरह से दबदबा किसका है, इजराइल का है, ठीक है। अब देखिए 15% अब बचे, बचते बचते कितना बच पाए हैं, 15%। 15% बहुत कम है अगर जिस हिसाब से देखा जाए 100%। लेकिन ये जो दूसरी वाली जो, इसमें देखिए आपको कहीं डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, ये जितना जितना इसको दिया गया था यहाँ पे तो खैर थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसके बाद से यानी कि 1967 से अगर देखें तो 1967 में यहाँ का इजराइल कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहा है कई रास्तों से, अमेरिका से भी मिलता रहा है, इजिप्ट से भी मिलता रहा है, अरब कंट्रीज से भी मिलता रहा है, और खासकर जो देश आर्मी से रिलेटेड जितने भी वेपन्स होते हैं या फिर कहें कि टेररिस्ट वाले वेपन्स होते हैं, सब ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं किस लिए, जब उनकी डिमांड होगी। तो डिमांड क्रिएट कराते हैं ये लोग, क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट कराते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति जहां पे इन्होंने देखा अपना मार्केट कि हाँ यहाँ पे हमारा मार्केट है, तो इन्होंने इजिप्ट के रास्ते क्या लगातार इनको सपोर्ट किया, किसको, गाजा स्ट्रिप को। गाजा स्ट्रिप भी फिलिस्तीन का ही पार्ट था, लेकिन अब यहाँ पे फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, अभी मैंने आपको दिखाया था, उनका भी कोई वहां पे रोल नहीं है, यानी उनकी भी कुछ चलती वलती नहीं है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे किसका चलता है, हमास का। किसका चलता है, हमास, जो कहने को तो अपने आप को कहता है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए बनाया गया एक ग्रुप है, एसोसिएशन है, बट बहुत कम देश हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये भलाई के लिए बनाया गया है। ज्यादातर देशों में आपको यही देखने को मिलेगा कि उन्होंने उसकी परिभाषा जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दी है, यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो इनको बोलते हैं कि ये जो है अपनी रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा मिलिट्री फॉर्म कर रखी है। और कौन सी मिलिट्री, हमास। अब देखिएगा यहाँ पे तो विवाद क्या हुआ, विवाद जो अभी करंट में चल रहा है वो विवाद हुआ है जेरूसलम से। कहां से हुआ है, जेरूसलम। जेरूसलम के बारे में आपने बचपन में भी सुना होगा कि जेरूसलम में ही क्या है, बेथलहम। बेथलहम क्या है, ईसा मसीह का बर्थ प्लेस, यानी कि उनका जन्म स्थान। तो यहाँ जो जेरूसलम आपको दिख रहा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है जेरूसलम आपका, एक है ईस्ट जेरूसलम और एक है वेस्ट जेरूसलम। अब मान लीजिए ये है जेरूसलम का पार्ट, ठीक है, इस तरीके से है। जब आप मैप देखेंगे तो ये है वेस्ट जेरूसलम और ये है ईस्ट जेरूसलम। तो वेस्ट जेरूसलम में ही आपका क्या पड़ता है, बेथलहम भी पड़ता है, और साथ ही साथ आपकी अलस्का मस्जिद। कौन सी मस्जिद, अलस्का मस्जिद। तो बेथलहम की वजह से क्या है, बेथलहम की वजह से ये क्रिश्चियंस के लिए जो है ये इनका सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती है ना, उन्हीं से वो क्रिश्चियन बने ही हैं, तो उनके लिए भी ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अलस्का मस्जिद की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा जो अलस्का मस्जिद है, वो अलस्का मस्जिद, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा आपको दिखाते हैं। ये
आपने सुना होगा कि अगर मोमडन्स की बात करें यानी मुस्लिम संप्रदाय में अगर बात करें तो उनके लिए जो सबसे नंबर 1 पे जो प्लेस होती है धार्मिक स्थल सैक्रेड प्लेस, तो वो होता है आपका मक्का और दूसरा होता है मदीना। तो मक्का से मदीना तक की यात्रा जो है वही उनके लाइफ में सभी को एक बार क्या करना होता है, हज जरूर करना होता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है तो वो अलास्का मस्जिद ही है, ठीक है, यानी उनके लिए भी काफी ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। और तीसरा कौन है, इजराइल वाले, वो भी कहते हैं हमारा बर्थ प्लेस ये है, हमारा ये स्थान है, हम क्यों छोड़े, है ना। तो यानी कि 3 धर्मों का यहाँ पे हो जाता है क्या, घमासान, किसका, मोमडन्स का, क्रिश्चियनिटी का और ज्यूस का। तो ये प्लेस जो है बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है अगर धार्मिक स्थल के तौर पे देखें। तो यहाँ पर ही हुआ है विवाद, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है एक क्या, शेख जार प्लेस। कौन सी प्लेस, शेख जार। तो यहाँ पे आप देखिएगा ईस्ट में, कहाँ पे, ईस्ट में। मैंने आपको बताया था जेरूसलम के 2 पार्ट हैं, एक वेस्ट पार्ट है और एक ईस्ट पार्ट। तो ईस्ट पार्ट में पड़ती है एक जगह, उसका नाम है शेख जार। तो शेख जार में पहले पूरे फिलिस्तीन लोग ही रहते थे, यानी फिलिस्तीनी लोग ही रहते थे। फिर वहां पे जब इजराइल का कब्जा होने लगा तो इजराइल ने जमीनें खरीदी थी, यानी कि पैसे देके ऑन पेपर खरीदी थी जमीनें। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहां पे जब फिलिस्तीन लोग ही रहते थे, फिलिस्तीनी लोग ही, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन इजराइल इस पे लड़ रहा था केस, क्या लड़ रहा था, केस सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट फिलिस्तीन के पास है नहीं अपनी कोई, किसके पास है, इजराइल के पास। तो यही फैसला आया था फ्राइडे की नमाज से पहले। इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया कि भाई जब ऑन पेपर इजरायली लोगों ने ये मकान खरीद रखे हैं उस शेख जार में, है ना, वही है 35 एकड़ की जमीन जिसके लिए हो रहा है विवाद। तो आप समझ रहे हैं इस 35 एकड़ की जमीन से ये विवाद कहां तक पहुंच चुका है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वैसे सुप्रीम कोर्ट को ने जल्द ही इस पर रोक लगा दी है, अब उसने 1 महीने का डिले कर दिया। लेकिन विवाद शुरू होने में क्या टाइम लगता है, बस एक बार फैसला आया कि नहीं। लेकिन खैर इस मामले में हमारी कंट्री सही है। हमारी कंट्री में जब राम मंदिर पे फैसला आना था तो कुछ ऐसे ही चीजों के होने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, लेकिन काफी कंट्रोलेबल और सब कुछ शांति से हुआ। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे वो काम नहीं हो पाया, यहाँ पे वो काम नहीं हो पाया और जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। ये था शेख जार जहां पे लोग फिलिस्तीनी लोग हैं, लेकिन इसको क्या कराने का ऑर्डर दिया गया, खाली, कि खाली करो, इजराइल के लोगों का है, इजराइल के लोगों ने पैसे देके उसे खरीदे हैं, तो आप कैसे इसको ले सकते हैं। लेकिन बाद में इसको फैसला टालने के बावजूद भी क्या हुआ, फ्राइडे की जब नमाज पढ़ी जा रही थी कहाँ पे, अलास्का मस्जिद में, तो इजराइल को अंदेशा था कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और उसी क्षेत्र में ये मस्जिद है, अलास्का मस्जिद। तो जब नमाज पढ़ने गए थे तो उसी वक्त इजराइल की जो मिलिट्री फोर्स थी वो पूरी तरह से यहाँ पे तैनात थी और ये पहले से ही गुस्साई हुई भीड़ थी कि हमें यहाँ से क्यों हटा रहे हैं। फिर वहां पे हल्का फुल्का सा विवाद हुआ और उसके बाद चलने लगी बंदूकें और पूरा आप समझ सकते हैं कि बम से लेके न जाने क्या क्या हुआ। अब विवाद यहां से हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिलिस्तीन के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन गाजा ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई थी, गाजा स्ट्रिप जो है, जो साइड जो इजिप्ट की तरफ थी, वहां की जो मिलिट्री थी हमास, क्योंकि उधर वाले जो फिलिस्तीन वाले हैं ईस्ट की तरफ वाले, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमास के पास बहुत कुछ है। तो हमास ने इसका जवाब देना स्टार्ट किया। हमास ने क्या किया, वहां से अपने रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। क्या किए, रॉकेट्स। और इनके रॉकेट्स का क्या नाम होता है, कासम। क्या होता है, कासम। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी जो रेंज है, जो इसकी टारगेट रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन कहाँ इजराइल से करेंगे, इजराइल से तो अमेरिका और चाइना और भारत और सभी डरते हैं इस मामले में, है ना। तो कहाँ फिलिस्तीन वाले इसकी बराबरी करेंगे, है ना। लेकिन इन्होंने भी कम नहीं है, इन्होंने कहा ठीक है हमारा जो कम मारक क्षमता का है, तो क्या हुआ, हम ज्यादा संख्या में मारेंगे। यानी कि इन्होंने क्या किया, 250-300 कासम मिसाइल्स को छोड़ना शुरू किया। कहाँ पे, इजराइल में। और क्या इजराइल इतना कमजोर है, इजराइल ने क्या किया, जो उनके पास आयरन डोम भी चर्चा में आपने सुना होगा। तो आयरन डोम देखिएगा, आयरन डोम पूरी तरह से एक लेयर है, एक कवरेज है। आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये पूरी कवरेज है। अब ये क्या है, गाजा, ये क्या है, गाजा।
और ये क्या है, इजराइल। ये क्या है, गाजा, ये है इजराइल। अब गाजा से मिसाइल छोड़ी जा रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है गाजा और ये है इजराइल। यहाँ पे जब मिसाइल छोड़े जा रहे हैं तो यहाँ पे इजराइल ने क्या लगा रखा है, पूरा सिस्टम। एक पहला सिस्टम क्या लगाया है, मिसाइल फायरिंग यूनिट, यानी इस यूनिट में से क्या निकल रही है, मिसाइल। ये पूरा आयरन डोम बना रखा है, यानी गाजा वाले इधर से मिसाइल जो भी उन्होंने टारगेट किए हैं, मिसाइल्स को छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने 3 सिस्टम लगा रखा है। 3 सिस्टम क्या लगाया है, मिसाइल फायरिंग यूनिट, यानी यहाँ से मिसाइल इनको क्या कर दे रही है, और ये डायरेक्ट जाके कुछ नहीं करती है। ये मिसाइल बेसिकली करती क्या है, जैसे अब इधर से मिसाइल आ रही है और इधर से आ रही है, तो ये बगल में जाती है और खुद अपने आप ही ये फट जाती है। ये मिसाइल क्या करती है, अपने आप ही फट जाती है, यानी बगल वाले को ऐसे ही उड़ा देती है, सामने से जाके नहीं लड़ती है। और लेकिन इसको पता कैसे चलता है कि मिसाइल यहीं पे एग्जैक्टली आ रही है, उसको पता चलता है रडार डायरेक्शन यूनिट से। तो जो पहली यूनिट लगा रखी है इजराइल ने, क्या लगा रखी है, रडार डायरेक्शन यूनिट। तो रडार के साथ साथ निशाना लगता है गाजा से आने वाली मिसाइल्स पे। और तीसरा सिस्टम क्या है, बैटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की 3 यूनिट्स इजराइल ने लगा रखी है, जो इनके 250-300 मिसाइल जो एक साथ वो इजराइल पे टारगेट कर रहे हैं, उन सब को ये वापस करने में क्या है, पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हाँ, जब संख्या ज्यादा है तो मशीन ही तो है, कभी कभी तो गड़बड़ हो जाएगी। यही कारण है कि जहां इनके गाजा के अब तक 50 से 60 लोगों की डेथ हो चुकी है, इसमें इजराइल के केवल 5 और 6, जिनमें से एक भारतीय नर्स भी है। ठीक है, एक भारतीय नर्स की भी इसमें डेथ हुई है, वो भी काफी चर्चा में है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आयरन डोम सिस्टम है, अब इसको यहाँ पे आप देख पाए तो समझिएगा क्या हो रहा है। बेसिकली इधर से मिसाइल्स आ रही हैं और आयरन डोम से उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा उसको काउंटर कर रहे हैं पूरी तरीके से उसको। और ये एक्चुअल में जो मिसाइल लॉन्चर इजराइल का है, वो आप देख सकते हैं इसकी एक्चुअल इमेज, जो पूरी तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, कवर अप। तो इस समय यूनाइटेड नेशंस और जितने भी इंटरनेशनल पीस वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, वो सब की तरफ से अपील आ रही है कि फिलिस्तीन को और इजराइल को, दोनों को आपस में सहमति बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि एक तो दोनों लोग ही इतने आसपास हैं कि कोई किसी का कुछ भी हार्म करेगा तो वो खुद का भी हार्म है। और दूसरी बात, इधर कोरोना डिसीज से लड़े या फिर इस वार से लड़े, और इंडिया को भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसका सपोर्ट करे। आप ट्विटर अगर देखेंगे तो ट्विटर पे आपको 2 हैशटैग बहुत ज्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, एक तो इंडिया सपोर्ट इजराइल और दूसरा इंडिया सपोर्ट पैलेस्टीन। तो इंडिया भी कंफ्यूज है कि हम हैं किसकी तरफ। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि ये वार कब तक चलता है और कब तक ये चीजें शांत होती हैं, लेकिन हम करते रहेंगे आपको डेली अपडेट। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए ऐसी और भी मजेदार खबरों के लिए। और ऐसे आपको बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, डेली 9 AM पे जुड़ना है। और ऐसे स्पेशल और सरप्राइजिंग सेशंस तो हम आपके लिए लाते ही रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल OLE कम्युनिटी को। तो बस मैं यही कहूंगी कि इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। So bye bye and take care.